नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। मोदी सरकार ने आज किसानों पशुपालकों के हित में बड़े लिए हैं फैसले। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट में क्या लिए गए हैं तमाम बड़े फैसले और क्या होगा इनका आम आदमियों के लिहाज से फायदा, इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर कि नागपुर की हिंसा का कौन है मास्टरमाइंड। होगी बात कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर छिड़े नए विवाद की। दिखाएंगे खबर संसद की कार्रवाई में क्या रहा आज खास। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने लिए 5 बड़े फैसले। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति। किसान कल्याण, पशुपालक और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी जोर। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। भीड़ इकट्ठा कर पथराव की साजिश का आरोप। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, नागपुर में हुई घटना थी पूर्व नियोजित। पुलिस वालों पर हमले करने वालों को कब्र से ढूंढकर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को ठेके में 4% आरक्षण पर सियासी घमासान हुआ तेज। बीजेपी ने लोकसभा में उठाया मसला। पर्दे के पीछे से मुस्लिमों को आरक्षण का लगाया आरोप। केंद्र से कानून बनाने की मांग। प्रदर्शनकारी किसानों पर पंजाब सरकार का एक्शन। केंद्र के मंत्रियों के साथ वार्ता कर लौट रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने लिया हिरासत में। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही मान सरकार। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के आखिरी दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, आप पसंद करें या ना करें, टैरिफ व प्रतिबंधों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल अब सच्चाई। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, तकनीकी सक्षम बना सकती है लेकिन ये लोगों की जगह नहीं ले सकती। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं जिसका फायदा देश के किसानों पशुपालकों को होगा। तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6 लेन का ग्रीनफील्ड राजमार्ग बनाने का फैसला हुआ है। तो असम में यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्लांट का विस्तार किया जाएगा। क्या है केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए जिसके तहत कई योजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। प्रोत्साहन योजना पर 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपए के लगभग खर्च किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन को शामिल किया गया है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। And as per this scheme, for all transactions which are person to merchant, जो small merchants के payments होंगे up to 2000 रुपीस, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 15वें वित्त आयोग के दौरान 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इस योजना से दूध उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे 8.5 करोड़ किसानों की आय में इजाफा होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। साथ ही संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। ये योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है, जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा। कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में
12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। परियोजना की लागत 10,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट और उससे लगे राज्यों को यूरिया की सप्लाई की जा सकेगी। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र के जेएनपीए पोर्ट से चौक तक 6 लेन की एक्सिस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी। 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर से बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी होगी। इससे सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई में मदद मिलेगी। ये परियोजना मुंबई और पुणे के आसपास के विकासशील क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले किसानों के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बेहद लाभकारी माने जा रहे हैं। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार के क्या है आज के कैबिनेट के बड़े फैसला, ये कुछ विस्तार से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या फैसले हैं, उसका फायदा क्या होगा। 5 बड़े फैसलों के लिहाज से बात की जाए तो एक बड़ा फैसला हुआ है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, जिसमें बढ़ा हुआ आवंटन अब एक तरीके से होगा, इसका विस्तार देश में और बेहतरी से होता आएगा। दूसरा बड़ा फैसला महाराष्ट्र में 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला हुआ, जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता नजर आएगा। महाराष्ट्र में खासतौर से जो लॉजिस्टिक्स एक तरीके से आगे आते जाते उस लिहाज से उसको फायदा मिलेगा। तीसरा बड़ा फैसला असम में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र को एक तरीके से विस्तार दिया जाएगा। इसका फायदा देश में उर्वरक की उपलब्धता के लिहाज से होगा, सीधे तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा। चौथे बड़े फैसले की अगर बात की जाए तो कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह चौथा बड़ा फैसला हुआ है। और 5वें बड़े फैसले के लिहाज से अगर बात की जाए तो डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी आज मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। तो ये 5 बड़े फैसले थे। कुछ फैसलों को और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। सबसे पहले बात संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर की जाए तो ये पशुपालकों और किसानों के लिहाज से एक बड़ा फैसला है। 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान मोदी सरकार ने आज फैसला किया है। 2021 से 2026 तक 15वें वित्त आयोग के तहत ओवरऑल 3400 करोड़ रुपए के पैसे के खर्च करने के लिए एक तरीके से आवंटन किया गया। तो यह दिखाता है किस प्रकार से इस दिशा में काम किया गया है। 15,000 बच्चियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण की व्यवस्था की गई। बच्चियां मतलब गाय के बच्चे इसको कहा जाता है। ऐसी 15,000 बच्चियों के लिए आवासीय सुविधा बनाने पर फोकस होगा, यानी ढांचागत विकास पे काम किया जाएगा इस मिशन के तहत, जिसको एक तरीके से संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। बछिया पालन केंद्र के लिए सरकार की ओर से 35% सरकारी सहायता भी मिलेगी। ये प्रोत्साहन होगा एक तरीके से पशुपालकों, किसानों को जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन समितियों को जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरीके से उच्च आनुवांशिक बछिया खरीदने को किसानों को, पशुपालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिनकी अच्छी नस्ल की जो बछियां हैं, जो ज्यादा दूध देती है, इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, उस पर कहीं ना कहीं फोकस दिखाई पड़ रहा है। तो उच्च अनुवांशिक बछिया खरीदने के प्रोत्साहन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो लोन लेंगे उस पर 3% ब्याज का अनुदान भी मिलेगा जब वो सही तरीके से उस लोन की वापसी करेंगे। तो इस प्रकार के प्रावधान के साथ में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आगे बढ़ाया गया। इसके तहत कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फोकस है, ताकि अच्छी नस्ल की जो दूध उत्पादक के लिहाज से जो बछिया है, गाय है, उनका एक तरीके से पैदावार बढ़ सके। इस लिहाज से जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उस व्यवस्था को विस्तार दिया जाएगा। कौशल विकास और किसान जागरूकता को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। इसी तरीके से अगर जल्दी से कुछ और तथ्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके तहत उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, ताकि इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में बेहतरी से हो सके। सब जानकारी हर एक किसान तक, पशुपालक तक पहुंचे, उस दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी से कुछ तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं तो अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण फैसले की। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए क्या फैसला हुआ है। व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को एक तरीके से बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। डिजिटल लेन देन बढ़ेगा। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन में बढ़ोतरी करने का एक तरीके से प्रोत्साहन की योजना तैयार की गई है। 1500 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक के लेन देन इसमें शामिल किए गए, यानी कि 0 से 2000 तक का लेन देन इसमें शामिल होगा। अतिरिक्त शुल्क के बिना आम नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि
आम लोगों को फायदा, मर्चेंट यानी व्यापारियों को फायदा। इस साल 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन का लक्ष्य रखा गया है, जो एक तरीके से डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाएगा। टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के जो शहरी और ग्रामीण सुदूर इलाके हैं, वहां पर डिजिटल लेन देन बढ़े, यूपीआई का पेमेंट बढ़े, उस प्रकार की व्यवस्था बढ़े, उस दिशा में कदम को उठाया गया है। ये एक तरीके से प्रोत्साहन होगा छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान पर आगे बढ़ने के लिए। तो ये अपने आप में कई प्रकार की बात है। इसके अलावा राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, जिसको आज मंजूरी दी गई, उसके तहत 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसका फायदा देश के पशुपालकों और किसानों को मिलता नजर आएगा। 2021 से 2026 के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपए का ओवरऑल 15वें वित्त आयोग के तहत प्रावधान का जिक्र इस पूरी योजना के तहत किया गया है। बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस योजना को विस्तार दिया जाएगा ताकि जो डेयरी बनाने की पूरी व्यवस्था है उसका बुनियादी ढांचे में विस्तार हो सके। इस दिशा में लगातार काम किया जाएगा। दूध खरीदी हो या फिर उसका प्रसंस्करण हो या बेहतर गुणवत्ता की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में इसको बढ़ावा मिलता नजर आएगा। यह योजना इस दिशा में आगे काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की बात की जाए, किसानों की बाजारों तक बेहतर पहुंच हो सके, इस दिशा में भी इस कार्यक्रम में तमाम प्रावधान किए गए हैं। बाजार पहुंच कराने के लिए उचित कीमत मिले पशुपालकों को, इस दिशा में भी काम किया गया ताकि वो जो वैल्यू एडिशन हो सके, उसके आधार पर मूल्यों का सही निर्धारण हो सके, इस दिशा में भी काम किया गया। इसलिए कोशिश आम लोगों की आय को बढ़ाने को होगा। सहकारिता द्वारा डेयरी संचालन पर भी जोर दिया गया है कि सहकारिता के माध्यम से भी लोग अपने संघ बनाएं, उसके बाद इस डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। जापान सरकार के माध्यम से देश के 9 राज्यों को इस प्रकार की योजना का सहयोग मिलेगा, यानी कि वो जो विदेशी एक्सपर्टीज है उसका फायदा भी देश के पशुपालकों को 9 राज्यों में खास तौर से मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य भी इस पूरी योजना के तहत रखा गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को विकास तो देख सके, विशेष तौर से फोकस किया गया है। लगभग 3.25 लाख प्रत्यक्ष तौर पे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसका सीधा फायदा मिलेगा ताकि स्वरोजगार के लिहाज से तो अपने आप में एक बड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। महिलाओं को विशेष तौर पे फायदा मिलेगा, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि 70% महिला ही है जो अपने आप में डेयरी क्षेत्र में काम कर रही है। इस लिहाज से उनको, महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। नारी शक्ति के लिहाज से एक बड़ी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में तमाम प्रावधान संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसका फायदा देश के तमाम लोगों तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा कि आखिर क्या कुछ आज बड़े फैसले लिए गए। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कैबिनेट किसान को सम्मान, बढ़ेगा डिजिटल भुगतान, क्योंकि कई प्रकार के अहम फैसले लगातार किए गए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए। शिशिर सेना जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आज के इन फैसलों पे सतही तौर पे देखा जाए, किसान अन्नदाता पे फोकस दिखाई पड़ रहा है, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, तो कनेक्टिविटी पे भी जोर दिखाई पड़ रहा है। 5 बड़े फैसले, कैसे आम लोगों के नजरिए से समझा जाए इसको? देखिए, आम लोगों के नज़रिए से सबसे बड़ा जो फैसला है वो डिजिटल लेन देन का है। और जिस तरीके से 2,000 रुपये से कम के लेन देन पे अगर आप भीम यूपीआई के जरिए कर रहे हैं तो आपको एमडीआर नहीं देना है। देखिए, लोगों के लिए एमडीआर को समझना ज़रूरी होता है। एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये होता है कि कोई व्यापारी अगर आपको डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है तो उसकी जो लागत है, जब वो बैंक से वो पैसा लेने जाता है तो लागत उससे कट जाता है। यानी कि अगर उसने 100 रुपए का लेन देन किया है तो बैंक उसको 95 रुपए देगा, यानी कि 5 रुपया जो है वो काट लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लागत है। अब उस लागत की भरपाई सरकार कर रही है। सरकार ने क्या कहा कि अगर आप भीम यूपीआई, यानी कि अगर आपने क्यूआर कोड के जरिए जो है स्कैन करके आपने पैसे दिए या रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके आपने 2,000 रुपये से नीचे का भुगतान किया, तो वहां पर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, जो लगभग 1.5% तक हो जाता है, कहीं कहीं पे 2% भी हो जाता है, वो आपको नहीं देना है। पहले भी ये व्यवस्था थी, 2021-22 से ये व्यवस्था चल रही है। और उसी मद में जो 1,500 करोड़ रुपए है, ये 1,500 करोड़ रुपए किसको मिलेंगे? उन लोगों को मिलेंगे जो इसके लिए व्यवस्था मुहैया कराते हैं। तो आम लोगों के लिए 100 रुपए का भुगतान का मतलब 100 रुपया जी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि छोटे व्यवसायियों के लिहाज से और 2,000 रुपए से कम मूल्य के लेन देन को लेकर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए सर। देखिए, छोटे व्यापारी के पास वही, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि वो बैंक से जाते हैं, आप जब डिजिटल भुगतान करते तो वो पैसा कहाँ जाता है? बैंक खाते में चला जाता है। जब आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा काट लेता है ताकि जो उसकी जो लागत है, अब वो लागत नहीं देनी है आपको अपनी जेब से। उस लागत की भरपाई कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो उस व्यापारी के लिए
ग्राहक ने जो 100 रुपये चुकाए हैं वो पूरा का पूरा 100 रुपया उस व्यापारी को मिल जाएगा। वो छोटा व्यापारी, उसके लिए 2000 के लेन देन काफी बड़ी रकम होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जितने हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं जी। भीम यूपीआई रुपए कार्ड के जरिए, लगभग 55% यानी कि आधे से ज्यादा इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये ऑफलाइन और फीचर फोन, ऑफलाइन और फीचर फोन का मतलब क्या है कि हमारे आपके पास जैसे स्मार्टफोन होता है, अब अगर आप एक फीचर फोन लेते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उसके जरिए भी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पर भी इस रकम का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा एक जो कि ऑफलाइन है, यानी कि हमारे पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां पर अगर हम भुगतान कर रहे हैं भीम यूपीआई के जरिए, वहां पर भी पूरी की पूरी रकम उस छोटे व्यापारी को मिल जाएगी जिसके साथ ग्राहक लेन देन कर रहा है। जी सर, प्रावधान इस बात का भी रखा गया है कि टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के जो शहरी और ग्रामीण सुदूर इलाके हैं वहां तक डिजिटल पेमेंट की पहुंच को बढ़ाने पे फोकस है। ये कैसे बढ़ेगी और इसका फायदा आम लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा? देखिए, दो चीजें हैं ना। अभी हम जैसे कहते हैं कि हमारे देश में 110-120 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन है, लेकिन इसमें एक हिस्सा ही है जो स्मार्टफोन है। और अमूमन जब हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वहां पे कहते हैं वो स्मार्टफोन के जरिए हो सकता है, क्योंकि आपके पास कैमरा होता है, क्यूआर कोड स्कैनिंग करने की सुविधा होती है। लेकिन जब आप उसमें ऑफलाइन और फीचर फोन यानी कि जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एक नॉर्मल फोन जो आप जिसके कहें कि केवल बातचीत करने के लिए या एसएमएस रिसीव करने के लिए जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके जरिए भुगतान को बढ़ावा देना है। तो टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6 यानी कि छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों, अर्ध ग्रामीण इलाके, अर्ध शहरी इलाके, उन सब जगहों पर यदि आप हर तरह के संचार उपकरणों के माध्यमों से भीम यूपीआई के जरिए लेन देन कर सकते हैं, और वो लेन देन के बदले में जो कुछ भी लागत है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और वो भी 2000 रुपए तक का, जो कि एक बड़ी लेन देन की बड़ी संख्या में हिस्सेदारी रखते हैं। तो जाहिर है उसका विस्तार जो है वो आसानी से हो सकता है। बिल्कुल, इस साल के लिहाज से 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन का टारगेट भी एक तरीके से रखा गया। लेकिन आज सर दूसरे महत्वपूर्ण फैसले पे आते हैं। गोकुल मिशन का जो संशोधित एक तरीके से योजना होगी, इसका पशुपालकों को, देश के किसान को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे इसका लाभ मिलेगा आम नजरिए से? देखिए, खेतीबाड़ी में आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि खेतीबाड़ी में कृषि की बात करते हैं या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उनके खेतीबाड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन खेतीबाड़ी के अतिरिक्त जो दूसरे माध्यम है जिससे जीविका को बढ़ावा मिल सकता है, उसमें पशुपालन है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पशुपालन में दुग्ध उत्पादन पशुपालन के जरिए बड़े पैमाने पर होता है। लगभग 24 करोड़ टन हमारे यहाँ जो है दूध का उत्पादन हर साल होता है, और हम दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में एक हैं। तो जब इतने बड़े तादाद में दुग्ध का उत्पादन हो रहा है तो उस व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। अब उस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या आप कर सकते हैं कि आप उस किसान को प्रोत्साहित करें, या किसान के पास जो पशुधन है वो उम्दा गुणवत्ता वाले हो, यानी कि आपके पास गाय जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूध देने की स्थिति में हो, भैंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूध देने की स्थिति में हो। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए जो गोकुल मिशन और दूसरी जिस योजना का आज विस्तार किया गया, देखिए ये योजना पहले भी चल रही थी, ऐसा नहीं कि आज उसका ऐलान हुआ है, उसका विस्तार किया गया है। और उस विस्तार करने के पीछे दो मकसद है। एक कि किसानों को बेहतर उम्दा गुणवत्ता वाले पशु आसानी से उपलब्ध हो सके, और दूसरा जो व्यवस्था है, सहकारी तंत्र है, उसको और कैसे मजबूत किया जाए। तो इन दो योजनाओं का मकसद यही है। बिल्कुल। और सर, ये डेयरी को लेकर जिस प्रकार से ढांचागत सुविधाओं को बढ़ोतरी देने के लिहाज से एक पूरा प्रावधान करने का फैसला आज हुआ है, इसका फायदा, क्योंकि आपने कहा कि नंबर 1 देश के तौर पे हम दूध उत्पादन में हैं, लेकिन उसको और इनहेंस करने की जरूरत है, उसको और मूल्य, उसके वैल्यू एडिशन की जरूरत है, उसके प्रसंस्करण या उसको एक तरीके से तमाम और जो उत्पाद है उस पर बनाने पर फोकस करने की जरूरत है। उस लिहाज से कितना अहम है ये फैसला? दो चीजें हैं। देखिए, एक तो सहकारिता के अगर आप लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमूल। अमूल जिस तरीके से आगे बढ़ा है वो सहकारिता के लिए एक मानक बन गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सहकारी संस्थाएं बनाए, ज्यादा से ज्यादा जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको सहकारी संस्थाओं से जोड़े, तो उन दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पाद की सही और अच्छी कीमत मिल पाएगी। तो एक ये हुआ। दूसरा, जब एक व्यवस्थित ढांचा बनेगा तो वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, देखिए
दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब होता है। और हमें हम आप दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय देश में से एक है जहां पर तापमान कई इलाकों में काफी ज्यादा होता है। अब तापमान ज्यादा है, दूध खराब हो रहा है, यानी कि आपने उत्पादन तो करवा लिया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आप किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, कोल्ड सिस्टम जो चेन है उसकी व्यवस्था करी, वो सहकारिता के जरिए वो संभव हो पा रहा है। तो दूसरा ये है। तीसरा वैल्यू एडिशन, यानी कि दूध से आप पनीर, दूध से मक्खन, दूध से घी, या दूध का इस्तेमाल आइसक्रीम में हो, या दूध का इस्तेमाल और भी जितने भी दुग्ध उत्पादन हो उसमें हो सके। जो एक्स्ट्रा हाईली ट्रीटेड मिल्क होता है जिसका इस्तेमाल समझ लीजिए कि हाई एंड क्लास में काफी ज्यादा होता है, जो दूध जो है वो 15-15 दिन तक टिका रह सकता है, इन सब के लिए जो व्यवस्था बनानी है वो ये ढांचागत सुविधाओं के जरिए संभव हो पाए। और बाजार तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित करने पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। तो साथ ही साथ जो बेहतर नस्ल की जो गायें या बछियां एक तरीके से हो, इस पर भी फोकस है। तो कहीं तकनीक का बहुत बड़ा एक समावेशन भी है और बाजार की पहुंच भी दिखाई पड़ रही है सोच में। बिल्कुल, देखिए किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि बाजार तक वो कम लागत पर कैसे पहुंचता है। और देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा खेल क्या है, वॉल्यूम का है। अगर एक संस्था 100 किसानों से दूध इकट्ठा करके उसको बाजार में पहुंचा रही है तो उस किसान के लिए लागत के हिसाब से ज्यादा कीमत मिलने की संभावना बनती है, वैल्यू एडिशन होने के चांसेस बनते हैं। एक किसान को अगर आप सोचिए कि वो आकर के शहर अपना दूध बेचे या अर्ध शहरी इलाकों में जाकर के दूध बेचे, वो उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है। तो ये बाजार और किसान को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास बाजार विकसित हो रहा है तो आपको ज्यादा दूध चाहिए और उसके लिए बेहतर किस्म के गाय जो है, बेहतर किस्म के जो भैंस हैं, उनकी जरूरत है। और वहां ये जो दूसरी योजना है उसमें इस बात पर जोर दिया गया। बिल्कुल। और सर, किसानों के लिहाज से एक और फैसला, क्योंकि उर्वरक की उपलब्धता देश में बेहतरी से हो, सरकार ज्यादा उपलब्धता बढ़ा सके, उस दिशा में भी असम में एक नए प्लांट का विस्तार। देखिए आपको याद होगा कि बजट में, इसी साल के बजट में ये ऐलान किया गया था कि एक नई यूरिया प्लांट की जो है वो स्थापना की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि देश में आज सबसे ज्यादा जो खपत किसी खाद की होती है तो वो यूरिया है। और यूरिया हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद हमारे लिए यूरिया की ऊंची कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन किसानों के लिए राहत की बात यह है कि यूरिया की जो खुदरा कीमत है वो सरकार तय करती है। तो भले ही वो 3,000 रुपये टन हो, 3,500 रुपये टन हो, और दूसरी तरफ अगर आपका रुपया कमजोर होता है तो वो कीमत और बढ़ जाती है। तो अब इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास क्या है कि आप अपने देश में उत्पादन कैसे बढ़ाते हैं। और ये जो असम में यूरिया उत्पादन की बात कही गई है, प्लांट लगाने की बात कही गई, ये उस दिशा में एक कदम है। और इसका एक मकसद ये भी है कि कई जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं वहां से माफ कीजिएगा, निर्यात करने का रास्ता भी जो है वो खुल सकेगा। तो एक तरफ आप घरेलू जरूरतों को पूरा करना है और दूसरी तरफ आप निर्यात कर सकें, इसका भी इंतजाम जो है इस प्लांट के जरिए संभव हो सकेगा। सर, आज के कैबिनेट के फैसलों में कनेक्टिविटी पे भी फोकस दिखाई पड़ा है। महाराष्ट्र में 6 लेन का एक तरीके से ग्रीनफील्ड राजमार्ग बनने का फैसला हुआ है। फोकस दिखाई पड़ रहा है कि कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए, या कहा जाए उसका जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए। देखिए, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो देश का एक प्रमुख बंदरगाह है। और उस बंदरगाह से सामान लाने ले जाने की व्यवस्था आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो लगभग 29, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो 29 किलोमीटर का जो ये 6 लेन का जो बनना है, वो उस 6 लेन के जरिए संपर्क बढ़ेगा, सामान की आवाजाही में अभी जो समय लगता है वो कम होगा। देखिए, आज के दिन में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कम कैसे करते हैं। लगभग 13 से 14% के बीच में हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट आता रहा है, उसको सिंगल डिजिट में लाना है, 6, 7, 8% पे लाना है। उसके लिए क्या है जरूरत, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, यानी कि कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचे और फैक्ट्री से तैयार माल बंदरगाह तक पहुंचे। वो ये जो 6 लेन कनेक्टिविटी है वो उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम करें। बिल्कुल सर, गति शक्ति योजना के तहत कहा जाए उस सोच के साथ में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे देश में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा रहा है। आपको लगता है कि तीसरे टर्म में भी जिस प्रकार से आज कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा गया कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फैसले लिए गए हैं, तो ये दिखा रहा है कि कैसे ढांचागत विकास हो या उसके आधार पर आम लोगों के लिए तमाम योजनाओं की पहुंच हो, इस सब पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हमें अगर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है,
उसके लिए अभी से इस तरीके के प्रयास नहीं करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और देश के विकास के लिए सबसे अहम चीज है कि आपकी ढांचागत सुविधा कितनी बेहतर होती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो बंदरगाह हो, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की बात हो। तो इन सब का संयोग, जिसको हम लोग मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, मल्टी मोड लॉजिस्टिक सिस्टम कहते हैं, उसमें ये जितना ज्यादा आप इसका बढ़ावा देंगे वो उतना ही आपके उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, आपके उद्योगों की वैल्यू एडिशन को बढ़ाएगा, और वो हमारे लिए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। बिल्कुल, आम लोगों को अभी इसका बड़ा फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम पेचीदा खबरों को आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कर्नाटक में तुष्टीकरण के मामले पर क्यों मचा है लगातार घमासान। क्या है पूरी खबर, होगी इस पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात नागपुर की। नागपुर में हुई हिंसा के बाद से पुलिस की लगातार धरपकड़ जारी है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पूरी साजिश की कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि कैसे इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। नागपुर में अभी भी कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है, तो पुलिस ने 51 से ज्यादा लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में पकड़ा है। हिंसा के दरमियान महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई थी, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। औरंगजेब पर तनातनी, किसने की आगजनी। नागपुर हिंसा के दोषियों की तलाश, पकड़ा गया मास्टरमाइंड। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बाद नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। हिंसा के मुख्य आरोपी और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। फहीम खान को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गणेश पेठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक उसने भीड़ इकट्ठा कर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और लोगों को भड़काया। आरोप है कि उसने पथराव की साजिश रची, जिसके लिए पहले से पत्थर जमा किए गए थे। हिंसा को लेकर कुल 51 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि हिंसा में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी है। शांततापूर्ण परिस्थिति है। हमारा तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में हमने 50 लोगों को ताबे में लिया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की 10 टीम हमारी काम कर रही है। गौरतलब है कि नागपुर में सोमवार को अफवाह के बाद हिंसा हुई, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के दौरान दंगाइयों की भीड़ ने एक महिला कांस्टेबल से कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी टूल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके जरिए फोन कॉल या ग्रुप मैसेज के जरिए एक स्थान के घटना की जानकारी अन्य इलाकों तक फैलाई गई। प्रारंभिक जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि बाहरी लोगों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया और इसे योजनाबद्ध तरीके से फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया कि शुरुआत में घटनास्थल पर पत्थर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन साइट से ईंटें और पत्थर लाए गए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि भीड़ कैसे जुटाई गई, हिंसा की साजिश कहां बनी और पत्थर कहां से लाए गए। इस बीच इस मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा और औरंगजेब को लेकर सियासत जारी है। सामना के लेख को लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना औरंगजेब से करना पूरी तरह से गलत है। I demand that FIR should be lodged against Samna because they are comparing छत्रपति शिवाजी महाराज विद औरंगजेब। ये पूरे कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इंटेलिजेंट फेलियर है। काफी हद तक जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन ये जो मिसक्रेंट्स है, जो ये सब उपद्रव कर रहे हैं, अभी पता चला है कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया है, उनको भी चोट लगी है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं है। कुल मिलाकर पुलिस जहां हिंसा की जांच में जुटी है, वहीं सियासी रूप से भी मामला गरमाया हुआ है। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बीते दिनों राज्य में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। आज ये मुद्दा संसद में भी उठा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और संविधान के विरुद्ध जाकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही है। सिद्धारमैया सरकार इस फैसले का बचाव कर रही है, तो भाजपा कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेर रही है। कांग्रेस की फिर वही कहानी, मुस्लिमों पर मेहरबानी। कर्नाटक में तुष्टीकरण पर रार, सियासत जोरदार। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने का मामला आज संसद में उठा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में 4% के आरक्षण का मुद्दा लोकसभा में उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे रोकने के लिए कानून बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। In the Karnataka budget, Siddharamaiah government has made 2 unconstitutional announcements. Both these are against the spirit of the constitution, have the potential to cause balkanization of India. कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने भी कांग्रेस की इस नीति का विरोध किया है और कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को कोटा देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस फैसले का बचाव कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसने पिछड़ों को आरक्षण देने का जो फैसला किया है, केंद्र सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट तरह से कहा था कि रिलीजियस रिजर्वेशन इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिर भी वोट बैंक के लिए ये कांग्रेस बना रही है और इसमें समाज में विभाजन होगा, अशांति होगा। इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस ही है। To bring this in a way and project as though it is given to a particular religion
and a particular denomination is the low-down politics of the Bharatiya Janata Party. But I am sure that the people of Karnataka are smart enough to understand this kind of narratives that is being built. We have given reservation based on class. इस बार कर्नाटक की सिद्धिरमैया सरकार ने बजट में मुस्लिमों के आरक्षण का ऐलान किया था, तो बजट में कई ऐसे प्रावधान किए थे जो सीधे तौर पर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। कर्नाटक सरकार की इन घोषणाओं के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात संसद की विधायी कामकाज की। संसद के दोनों सदनों में आज जमकर कामकाज देखने को मिला। दोनों ही सदनों में सांसदों ने सरकार से कई विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब किए। राज्यसभा के सभापति ने आज फ्री वीज को लेकर संसद में विचार करने की बात कही है, तो वहीं लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। क्या रहा संसद में आज कामकाज के लिहाज से खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज हो रहा है। शून्यकाल में सांसद मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं प्रश्नकाल में अहम सवालों के उत्तर दिए जा रहे हैं। शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में सभापति ने एक अहम टिप्पणी की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि फ्री बीज को लेकर संसद को विचार करने की जरूरत है। ऑन प्लेकेटरी मैकेनिज्म्स, ऑन अपीजमेंट व्हिच इज ऑफन नोन एज फ्री बीज, this house needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting leader of the house and leader of the opposition, because the country grows only with capex being available. Electoral process is such that these have become electoral allurements, and thereafter the governments that came in saddle found themselves very uncomfortable. राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जबकि लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कई सवालों का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर दिया। जो इंटरमीडियरी रूल्स हैं उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के प्रॉपर, जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, एज रेटिंग का एक मैकेनिज्म बने और पेरेंटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बने। मोदी सरकार के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा पूरी की गई। चर्चा के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं के जरिए इस क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है और हेल्थ सेक्टर में बुनियादी ढांचे के गैप को खत्म किया जा रहा है। स्वास्थ्य का कायाकल्प करने का काम, स्वास्थ्य के हर वल्नरेबल सेक्शंस को, सोसाइटी को किस तरीके से हम मेन स्ट्रीमिंग कर सकें, ये सारे प्रोग्राम में पीएम अभीम, पीएम जय, पीएम हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सब बहुत बड़ा इसका योगदान है और इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स को रोकने का काम किया पीएम अभीम ने। पीएम अभीम के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यह भी हम लोगों ने 64,180 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक हेल्थ के गैप्स को फुलफिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। गौरतलब है कि संसद में बजट पारित किए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोपहर बाद लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई।
ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कांग्रेस नेता शशि थरूर क्यों हुए हैं मोदी सरकार के मुरीद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और ब्रेक पे अगली खबर से हम जाएं उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बड़ी खबर, कैबिनेट के बड़े फैसले से हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा नागपुर हिंसा में कौन मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, इस खबर से हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही साथ कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण पर किस प्रकार से वाद विवाद रार छिड़ा हुआ है, इन तमाम खबरों से हमने आपको वाकिफ कराया। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि किसानों से जुड़ी हुई। सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को बुधवार को पंजाब पुलिस ने मोहाली में हिरासत में लिया है। ये सभी किसान नेता एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की ओर जा रहे थे। बातचीत में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताया। 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। किसान नेताओं ने यह भी दावा किया कि पंजाब पुलिस पंजाब हरियाणा सीमा पर 2 आंदोलन वाली जगहों शंभू और खनौरी से प्रदर्शनकारियों को हटा सकती है। इससे पहले दिन में किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच एक नए दौर की बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला। शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि धरना स्थल को पुलिस खाली करा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की है। बिट्टू ने कहा है कि किसान नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई की खबर सुनकर वह स्तब्ध हैं। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही है मान सरकार। साडा विरोध करके थोनों वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई, अज तुसी
शर्म करो भगवंत मान साहब, शर्म करो। तुसी सिर्फ केजरीवाल दे ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का डंका देश विदेश में बीते एक दशक से बज रहा है, लेकिन विपक्षी दल देश में इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर ने पीएम मोदी को एक वैश्विक नेता बताया तो रूस यूक्रेन जैसे संघर्ष की स्थिति को खत्म करने में उनकी भूमिका की सराहना भी की है कि वो आखिर एक बड़ा शांति के पैरोकार हैं। थरूर की तारीफ के बाद बीजेपी ने भी बाकी अन्य पार्टियों के नेताओं से अपील की है कि वो भी शशि थरूर से सीखें कि आखिर किस प्रकार से सच कहा जाता है। पीएम मोदी की विदेश नीति का डंका, देश दुनिया में हो रही तारीफ। शशि थरूर को सरकार की नीति लग रही मुफीद, जो करते थे आलोचना वो भी हुए मुरीद। देश दुनिया में भारत की विदेश नीति की तारीफ हो रही है। हालत ये है कि हर बात पर सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी नेता भी पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे। ताजा मामला है पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का, जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मोदी सरकार की रूस यूक्रेन नीति की तारीफ की है। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेते हुए शशि थरूर ने ये बात मान ली है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर उनका भारत के रुख की आलोचना करना गलत था। थरूर ने कहा कि भारत सरकार के रुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता के रूप में स्थापित कर दिया है जो रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इससे शांति की कोशिशों के अवसर बनते हैं। The policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places, and therefore India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. दरअसल पहले शशि थरूर ने भारत के तटस्थ रुख की आलोचना की थी। उन्होंने भारत से रूस की निंदा करने का आग्रह किया था। इसके पीछे का कारण उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन होने और यूक्रेन की संप्रभुता को बताया था। लेकिन अब उन्होंने रायसीना डायलॉग में कहा कि सरकार की नीति के कारण ही भारत ऐसी खास जगह पर आकर खड़ा है जिससे स्थायी शांति हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता होता है तो भारत शांति सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हो सकता है, खासकर तब जब रूस ने नाटो देशों के यूरोपीय शांति सैनिकों को अस्वीकार कर दिया है। थरूर के ताजा बयान की बीजेपी के तमाम नेताओं ने तारीफ की है और कहा है कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी उनसे सीखना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। आज विदेश नीति में नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके द्वारा स्वयं के लिए गए जो भी निर्णय होते हैं वो भारत के हित में होते हैं। जैसे शशि थरूर ने स्वीकारा है वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है। हर बात पे भारतवर्ष के विरोध में बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना, राहुल जी हो चाहे मल्लिकार्जुन जी हो और चाहे इंडी गठबंधन के नेता, इन सबको आज सामने आकर शशि थरूर जी के इस स्टैंड की सराहना करनी चाहिए। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच 1 महीने के युद्ध विराम समझौते के साथ ही भारत के रुख की भी सराहना की जा रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बात की तस्दीक की कि पीएम मोदी समेत दुनिया के कुछ प्रमुख नेता शांति स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जाहिर तौर पर शशि थरूर का बयान उन विपक्षी नेताओं के लिए भी संदेश है जो सिर्फ विरोध के लिए सरकार का विरोध करते समय ये भी नहीं सोचते कि इससे देश की छवि को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। रायसीना डायलॉग का आज तीसरा और अंतिम दिन है, जिसमें 125 देशों के दिग्गजों ने अभी तक वैश्विक मुद्दों पर तमाम अलग अलग विषयों पर मंथन किया है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत की बात खुलकर दुनिया के सामने रखी, तो CDS ने देश की सुरक्षा तैयारियों पर खुलकर बात की है। क्या रहा आज खास, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के तीसरे और आखिरी दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते टैरिफ और प्रतिबंधों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब ये केवल आर्थिक उपाय नहीं रहे, बल्कि देशों के लिए अपने हितों की रक्षा करने के शक्तिशाली उपकरण बन चुके हैं। कॉमिसार्स एंड कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने माना कि टैरिफ प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंध अब विदेश नीति में एक वास्तविकता बन गए हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा,
इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 22 मार्च तक इंडिया 2024 बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर सम्मेलन का आयोजन होगा। ये सम्मेलन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसके विश्वविद्यालय के माध्यम के सहयोग से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने वन और पर्यावरण राज्य मंत्री से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। और इस खबर के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखिए इस खबर को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है कि 2047 तक विकसित हो। ये जो इवेंट है ये कितना सार्थक होगा इसको आगे लेके आने में? आपस में बैठ के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी 4 बेसिक आउटलाइंस हमने, थीम्स हमने बताई हैं आज, उस पे हम लोग इस पे ये, जैसा कि कुंभ की बात कही थी हमारे एक स्पीकर ने, ये मंथन करेंगे हम लोग और एक कॉमन सोल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल के लाएंगे जो प्रैक्टिकल हैं और जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो, जिनको हम लोग आसानी से इम्प्लीमेंट कर लें, हमारी सरकार उसको आसानी से अपने देश में लागू कर दे। इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छा इसका हम लोगों का आउटकम्स रहेगा। सर, आप MOFC के और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी, ये दोनों मिनिस्ट्री हमने देखा है काम कर रही है भारत को पोजीशन करने के लिए एज ए ग्लोबल साउथ, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। कितना इंपॉर्टेंट है इस तरीके के कॉन्फ्रेंस को और ये मापदंडों को लेकर आना, क्योंकि हमारे NDC टारगेट्स भी बहुत करीब आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि 27 तक हमें नेट न्यूट्रल भी बनना है। NDC टारगेट तो हम लोग मीट कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे दुनिया में और देश हैं जो हम लोग एक विश्व गुरु की बात करते हैं, कम से कम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन में एक वो स्थान जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करनी थी कीर्तिवर्धन सिंह, बता रहे थे कि विश्व गुरु बनना है, 2047 तक विकसित भारत बनना है और इसमें भारत एक अहम भूमिका निभाने वाला है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत और उसके साथ 2070 तक नेट न्यूट्रल भी भारत बनने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार,